ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था उस दिन पाकिस्तान अफेयर्स की एक क्लास हुई थी। उसके बाद अभी तक इसकी नेक्स्ट कोई क्लास नहीं हुई है। तो आज से आपकी ज्योग्राफी और पाकिस्तान अफेयर्स इसकी आपकी पैरेलल क्लास चलेगी। ठीक है, ज्योग्राफी की भी क्लास होगी और पाकिस्तान अफेयर्स की भी क्लास होगी। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स की आपकी जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे 7 PM हुआ करेगी। ठीक है, और 8 PM आपकी नेक्स्ट जो है वो ज्योग्राफी की क्लास होगी। तो उस दिन हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशंस तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो आज हमने स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है आर्यंस के साथ। ठीक है, अटैक ऑफ आर्यंस। ये 1600 BC में, ठीक है, 1600 BC में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई तो उसके बाद फिर जो है ये आर्यंस आए थे। काइंडली आप अपने माइक्स ऑफ रखिएगा। ठीक है, जिनका माइक ऑन है वो अपने माइक्स को ऑफ कर लें। ये जो आर्यंस थे ये फिर यहाँ आके बसे थे। ठीक है, अब 1500 BC में आर्यंस कहाँ से आए? ये सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आ जाते हैं काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हैं। अ, जो कि किर्गिजिस्तान, ये क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये जो आर्यंस आए थे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए थे इंडिया 1500 BC के अंदर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो 3800 BC से 1300 BC तक था। यहाँ पे कहीं पे 1600 BC भी आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं पे ये आपको 1600, ठीक है, 1600 BC भी आपको मिलेगा। तो अब ये जो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आर्यंस थे ना ये बहुत ही लड़ाके थे और इनके पास वीपन्स थे, मतलब हथियार थे। और कुछ कहते हैं कि ये बड़े पुरअमन थे, क्योंकि हमें जब मतलब इसके आसार देखे गए तो यहाँ पे कोई जंग वगैरह के आसार नहीं मिलते। तो अब वो यहाँ आए क्यों है ये हम देखते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सरखेज इलाकों की तलाश में आए थे। ठीक है, फर्टाइल लैंड्स, फर्टाइल लैंड्स की तलाश में ये इंडिया आए थे। वो प्लेन्स प्लेन्स ढूंढ रहे थे। ठीक है, मैदान ढूंढ रहे थे क्योंकि खाना बदोश लोग हैं ये खाना बदोश लोग थे आर्यंस। तो अब इनके पास भेड़ बकरियां वगैरह भी होंगी और जाहिर सी बात है इन्हें पानी भी चाहिए होगा, इसलिए ये लोग इधर आए। ठीक है, और ये कहाँ आए थे? ये खैबर पास के जरिए आए थे। अफगानिस्तान मतलब उधर है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके में खैबर पास है। तो ये खैबर पास के जरिए से यहाँ पे आए थे कबीलों की शक्ल में। ठीक है, कबीलों की शक्ल में रहने वाले ये लोग थे। जब वो यहाँ आए तो फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया था। सबसे पहला तो यही मैंने आपको बताया कि ये नोमैडिक लाइफ, ठीक है, खाना बदोश लोग थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये फाइटर्स थे और कुछ कहते हैं कि ये पुरअमन थे, क्योंकि यहाँ पे हमें जंग वगैरह के आसार यहाँ पे नहीं मिलते। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया था। ठीक है, कास्ट सिस्टम। मूर्ति की ये पूजा करते थे क्योंकि माना जाता है कि इनका जो ताल्लुक था ना वो हिंदुइज्म से था। ठीक है, हिंदुइज्म से कहते हैं कि इनका ताल्लुक था। और ये क्या करते थे, ये मूर्ति की पूजा करते थे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है, मतलब एक दूसरा इनके बारे में कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये जो लोग थे ना, ये जो लोग थे ये सेक्ट नहीं था, इनका कोई भी मजहब नहीं था, बल्कि ये इनका एक कल्चर था। ठीक है, अब वो कहते हैं कि उन्होंने ना इन्होंने खुद को जो है वो एक मूर्ति से डिनोट किया था। ठीक है, खुद को क्या किया था इन्होंने, एक मूर्ति से डिनोट किया कि जिसका ताल्लुक, अब वो एक मूर्ति से खुद को डिनोट कर रहे हैं कि अब जिस लोगों का ताल्लुक मूर्ति के सर से होगा, ठीक है, ताल्लुक सर से होगा, वो ब्राह्मिन्स कहलाएंगे। ठीक है, ब्राह्मिन्स कहलाएंगे। मतलब ये हम कास्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। इन्होंने कास्ट सिस्टम बनाया था और खुद को इन्होंने क्या किया था, एक मूर्ति से डिनोट किया था।
अब इन्होंने कहा कि जिसका ताल्लुक सर से होगा, मूर्ति के सर से होगा, वो होंगे ब्राह्मण्स होंगे। ठीक है, मतलब सोचने वाले होंगे। उनका काम मजहब की तबलीग करना होगा, मजहब को फैलाना होगा। फिर उसके बाद कहा गया कि जिसका ताल्लुक मूर्ति के सीने से होगा, ठीक है, सीने से होगा, वो तगड़े लोग होंगे। और उन्हें वॉरियर्स का, ठीक है, यहाँ पे ये क्षत्रिय का लफ्ज यूज हुआ है। मतलब इन्हें क्या कहा, इन्हें वॉरियर्स का, कि जिसका ताल्लुक मूर्ति के सीने से होगा वो क्या होंगे, वो वॉरियर्स होंगे। इसके साथ फिर कहा कि जिसका ताल्लुक पेट से होगा, ठीक है, उन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, विष्णु का। ठीक है, यहाँ पे विषया लिखा हुआ है। विष्णु होंगे, मतलब वो फार्मर्स होंगे, किसान होंगे। अब जिनका ताल्लुक क्या होगा, कमाने से होगा। और जिसका ताल्लुक पैरों से होगा, मूर्ति के पैरों से होगा, उसको उन्होंने नाम दिया शूद्रा का। ठीक है, वो शूद्र होंगे, मतलब उनका काम क्या होगा, सफाई वगैरह का होगा। अब देखेंगे चार उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाए, कि जिसका ताल्लुक सर से होगा वो ब्राह्मण्स होंगे, जिसका ताल्लुक सीने से होगा वो वॉरियर्स होंगे, जिनका ताल्लुक पेट से होगा वो फार्मर्स होंगे, मतलब विष्णु होंगे, और जिनका ताल्लुक पाँव से होगा वो शूद्र होंगे। अब हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इनके दरमियान, हिस्टोरियंस के दरमियान भी ना अब इनमें इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि जो ये पहली तीन कैटेगरीज है ना, ये वाली पहली तीन कैटेगरीज है, वो कहते हैं ये जो लोग है ना, ये आर्यंस है। ठीक है, पर जो चौथी है ना, वो यहाँ के मुकामी लोग थे। वो कहते हैं ये जो चौथी कैटेगरी है, ये आर्यंस नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, ये यहाँ के मुकामी लोग थे। कि मतलब वो कहते हैं कि जंग हुई और आर्यंस ने क्या किया, इनको बंदी बना लिया, इनको गुलाम बना लिया, इसलिए इनको शूद्र का नाम दे दिया। अब इनका जो था ना आर्यंस का, वो यहाँ पे बहुत कहते हैं कि यहाँ पे गोल्डन टाइम गुजरा। अब पहले तो ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने मुकामी लोगों को स्लेव्स बना लिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन अबॉलिश हो गई, इनके आने से खत्म हो गई। बेस्ड हिंदुइज्म, कि जो हिंदुइज्म किसने की बुनियाद किसने रखी थी, हिंदुइज्म की जो बुनियाद थी, फाउंडेड बाय आर्यंस। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई होली बुक ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा, ये इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक जो है वो आर्यंस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो थी ऋग्वेदा। अब इन्होंने पूरी इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया इनटू फोर मेजर कास्टेज में। ये मैंने आपको भी पीछे पढ़ा दिया। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ लिया ये सारा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे इनका जो टाइम था वो बड़ा गोल्डन पीरियड था। तो इसके पूरे टाइम पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक वैदिक टाइम पीरियड और एक एपिक एज। अब जो वैदिक टाइम पीरियड था ना, ये हिंदुस्तान में नॉलेज का वक्त था। ठीक है, जो इंडियन फिलोसफी थी ना इस टाइम में, इंडियन फिलोसफी कह लें कि अपने अरूज पे थी वैदिक टाइम पीरियड में। इसी तरह जो एपिक एज है ना, एपिक एज इस टाइम पीरियड में पोइट्री से, ठीक है, पोइट्री से बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। एपिक कहते हैं लॉन्ग पोइट्री को। ठीक है, लॉन्ग पोइट्री को क्या कहते हैं, एपिक कहते हैं। तो जो बहादुरी वगैरह के किस्से थे, वो आप कह लें कि इस टाइम पीरियड में पोइट्री से सुनाए जाते थे। तो जो मोस्ट फेमस पोइट्री है इस टाइम की, वो थी रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत इस एज की, इस टाइम पीरियड की सबसे कह लें कि मोस्ट फेमस थी। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यारियान, 6th सेंचुरी आई, टर्निंग पॉइंट आया। अब यहाँ पे ना, अब हम दो मजहब्स के बारे में पढ़ेंगे, दो रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैनिज्म पहले आया, कुछ लोग कहते हैं बुद्धिज्म पहले आया। ज्यादातर यही लोग कहते हैं कि जो जैनिज्म है ना, जैनिज्म रिलीजन, ये पहले आया था। ठीक है, इसलिए हम जैनिज्म को जो है ना वो पहले स्टडी कर लेते हैं। अब ये जो जैनिज्म है, जैनिज्म, ठीक है, ये एक मजहबी फिलोसफी है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, काइंडली बताइएगा।
क्योंकि अभी तक मैं ही बोल रही हूँ, आप लोगों से मैंने कुछ पूछा नहीं है। तो यहाँ तक, जहां तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? पहले मैसेज बॉक्स में बता दें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जैनिज्म का। यहाँ तक क्लियर है? सुन रहे हैं आप लोग? ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जैनिज्म। अब जैनिज्म मैंने आपको बताया कि ये एक रिलीजियस फिलोसफी है। 576, ठीक है, फाइव। मैम, जी जी जी, क्या कह रही हैं आप? महावीर क्या है मैम, जो ऊपर जो ग्रीन में आपने हेडिंग दी हुई है? जी मैं अभी ये बताने लगी हूँ, ये मैं अभी बताने लगी हूँ, ठीक है। तो 576, अच्छा, कहीं पे आपको 576 बीसी में, ठीक है, 576 बीसी में महावीर ने इसकी बुनियाद रखी थी, ठीक है, महावीर ने इसकी बुनियाद रखी थी। अब देखिए यहाँ पे ये कहने के आपको काफी, तो ये पैदा हुआ था 599 बीसी में, विशाली के अंदर। ये एक डिस्ट्रिक्ट है इंडियन स्टेट ऑफ बिहार में। अब इसने इसने इसकी बुनियाद रखी थी जैनिज्म की, महावीर ने। अब ये जो जैनिज्म का वर्ड है ना, ये जो जैनिज्म का वर्ड है, ये निकला है जीन से। जीन से, इनके मुताबिक जीन वो है, कहने की, जिसने खुद को सर कर लिया। मतलब वो खुशी गम से बेगाना हो गया। मतलब ना उसका कोई खुशी से ताल्लुक हो, ना किसी गम से ताल्लुक हो। तो इसी जीन से ये जो जैनिज्म है ना, ये भी प्रमोट हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि जैनिज्म के मुताबिक इनका यूनिवर्स का क्या नजरिया है। अच्छा, अब आप देखें ना, तो ये कहते हैं कि जो दुनिया है ना, दुनिया वो इटरनल है। मतलब ये स्टार्ट से थी, हमेशा से है, और हमेशा रहेगी। ये ना कभी स्टार्ट हुई है, ना कभी ये खत्म होगी। इनका मतलब ये नजरिया है। और दुनिया भी वो कहते हैं कि एक नहीं है, बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं। और न जाने कितनी ही यूनिवर्स हैं जिसमें हम रहते हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्स है। इनका ये नजरिया है यूनिवर्स के बारे में। मतलब इस तरह से वो इसको मानते हैं। अब महावीर ना इंडिया, मतलब उन्होंने, इसने क्या किया, अपना घर बार छोड़ा और 12-14 साल के जंगलों में रहा, कि इनलाइट होने के लिए, निर्वाण हासिल हो जाए। ठीक है। फिर 30 साल तक इसने जैनिज्म की तालीमात दी थी। अब उसके बाद जो इसके बेसिक बिलीफ्स है ना, बिलीफ्स, उसमें सबसे अहम जो बिलीफ है वो नॉन वायलेंस का बिलीफ है। मतलब इसने जो स्प्रेड किया लेसन, स्प्रेड द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस का इसने लेसन स्प्रेड किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कि जैनिज्म वालों ने कौन सा लेसन प्रमोट किया था? नॉन वायलेंस का। मतलब कि किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बेशक वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है। वो इसे बहुत ज्यादा मानते थे। इवन के वो इसे यहाँ तक मानते थे कि जो जैनिज्म के मानने वाले हैं, वो अपने मुंह पर ना इस तरह कपड़ा बांध के रखते थे। ये देखिए, यहाँ पे ना वो अपने मुंह पर क्या करते थे, एक कपड़ा बांध के रखते थे, कि उनसे सांस की वजह से भी यूनिवर्स डिस्टर्ब ना हो। और वो अपने हाथ में जो है, वो एक झाड़ू पकड़ के रखते थे, कि जब वो चलें तो रास्ता साफ करें, ताकि कोई चीज पाँव के नीचे आके मरे ना। अब जो चीज जड़ों समेत जमीन से निकलती है ना, जैसे ये गाजर हो गया, शलजम वगैरह हो गया, तो ये चीजें नहीं इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे कि इनके निकालते वक्त कोई कीड़े होंगे तो उन्हें तकलीफ ना हो। इस तरह कोई गोश्त की चीज भी ये लोग नहीं खाते। इस तरह जानवरों के चमड़ों से बनी हुई चीजें भी नहीं पहनते। कहा जाता है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिच कम्युनिटी है ना, वो जैनिज्म के मानने वाले, क्योंकि ये बिजनेस के अलावा और कोई काम नहीं करते।
ठीक है, दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस है वो इनके कंट्रोल में है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 70% जो डायमंड है ना, डायमंड, वो इन्हीं के कंट्रोल में है, जैनिज्म के मानने वालों को। ठीक है। तो अब देखें, एक तो इनका ये मैंने आपको बता दिया कि इनका नॉन वायलेंस का एक नजरिया है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो एक और इनका बेसिक बिलीफ है वो है कर्मा का बिलीफ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कर्मा का बिलीफ। कर्मा का बिलीफ मतलब कि ये मानते हैं कि दुनिया एक साइकिल है, इसने कभी खत्म नहीं होना, और इंसान ने भी कभी खत्म नहीं होना। ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। वो कहते हैं कि इनके नजदीक जो सबकी रूहें हैं ना, वो इक्वल है, उसने कभी मरना नहीं है। अगर वो मरेगा तो वो किसी और रूप में जन्म ले लेगा। मतलब इनका ये एक नजरिया है। इनके अकॉर्डिंग रीबर्थ चलती रहती है। ठीक है। मतलब वो इनके नजदीक कर्मा का बिलीफ ये है कि अगर आप इस दुनिया में, वो कहते हैं कि अगर हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी पिछली जिंदगी में कोई अच्छे काम किए होंगे, उसकी वजह से हमें ये वाली जिंदगी भी अच्छी मिली है। और अगर जिंदगी बुरी चल रही हो तो वो कहते हैं कि शायद हमने पिछली वाली जिंदगी में कोई बुरे काम किए होंगे, इसलिए हमारी ये वाली जिंदगी भी खराब चल रही है। तो मतलब ये उनका ये भी है कि अब हम अपनी ये वाली जिंदगी में जैसे काम करेंगे, तो हमारी आने वाली जिंदगी भी इसी तरह की होगी। तो ये एक इनका कर्मा का बिलीफ है। अब इसके अलावा राइट फेथ ये कहते होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए। नॉन वायलेंस पढ़ लिया हमने। सत्या, सत्या का एक इनका जिंदगी गुजारने का 5 असूल है। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। एक तो नॉन वायलेंस हो गया। दूसरा है सत्या। सत्या का मतलब होता है टेलिंग ट्रूथ। वो कहते हैं हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं सत्या, टेलिंग ट्रूथ। ए सत्या, ए सत्या का मतलब है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करनी। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का मतलब है कि घर बार छोड़कर मजहब को फॉलो करें, ये ब्रह्मचार्य। और आपागरा, आपागरा का मतलब ये था कि मटेरियल थिंग्स से खुद को दूर करें। जो मतलब जितनी भी मादी चीजें हैं, मटेरियल थिंग्स हैं, उनसे खुद को दूर रखें। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब ये तो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं बुद्धिज्म को। ये छोटे छोटे रिलीजन है, इनको अभी हम देख लेते हैं। जो बुद्धिज्म है ना, वो भी इससे मिलता जुलता ही है, तो इसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अब गौतम बुद्धा था, ठीक है, 563 to 480 BC। अब ये नेपाल के प्रिंस थे। जो गौतम बुद्धा था, ये क्या था, ये नेपाल का प्रिंस था। तो इस वक्त हिंदुस्तान जो है ना, कह लें कि उस टाइम 16 हिस्सों में बटा हुआ था। अब गौतम की माँ थी माया। क्या माया, उसने ख्वाब देखा कि एक सफेद हाथी है, उसे कमल का फूल दे रहा है। तो जब उन्होंने इसको प्रिडिक्ट करवाया ना, तो वहां क्या आपका बच्चा, उन्होंने कहा कि आज जो आपका बच्चा है ना, वो बहुत बड़ा हुक्मरान बनेगा, कोई बहुत बड़ा भगवान के रास्ते पर चलने वाला होगा। उसने आगे से ये कहा। अब इनका ताल्लुक चौके किंगशिप से था, तो वो चाहते थे कि किंगशिप की ही तरफ आए ये, और टीचिंग की तरफ ना जाए, मतलब मजहब की तरफ ना जाए, ये किंगशिप की तरफ आए। तो क्या किया उन्होंने, कोशिश की कि इसे घर पर ही रखा जाए, इसे बाहर ना भेजा जाए। तो जब ये 2 या 3 दफा घर से बाहर निकले, तो इन्होंने दुनिया को जो है ना वो अपनी नजर से देखा, और बुद्ध मत का रास्ता इख्तियार किया। मतलब इनकी ना 16 साल में शादी हुई। तो जब वो बाहर निकले 29 साल की उम्र में, तो एक बूढ़ा देखा। तो कहा कि ये बूढ़ा क्यों है। तो बताया गया कि ये भी एक जिंदगी का साइकिल है। फिर जब दोबारा निकले तो देखा एक मरे हुए शख्स को। फिर पूछा कि ये ऐसे क्यों है। तो फिर बताया गया कि जिसने जिंदगी में आना है उसने यहाँ से जाना भी है। फिर एक जगह शादी देखी, मतलब ये भी जिंदगी का हिस्सा है। फिर गौतम बुद्ध ने समझा कि अच्छा ये सब जो है ना, ये जिंदगी का हिस्सा है। फिर वो क्या गए, जंगल में गए, अंडर अ ट्री ऑफ फिग। ठीक है, फिग के दरख्त के नीचे इन्होंने चिल्ला काटा, और इन्होंने निर्वाण हासिल कर ली।
अब इनका जो मैसेज था, इनका भी मैसेज यही था, नॉन वायलेंस का। अब ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो आए थे ना, टू काउंटर हिंदुइज्म डिस्क्रिमिनेशंस, जो आर्यंस ने कास्ट सिस्टम बना दिए थे, उनको ये कह लें कि खत्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए आए थे, टू अबॉलिश कास्ट सिस्टम और फॉर ह्यूमन राइट्स। अच्छा, उसके बाद ना, अब इनकी इनके भी प्रिंसिपल्स हैं फॉर द टीचिंग ऑफ गुड। पहला जो है ना, एक प्रिंसिपल है संसारा का। संसारा। संसारा का मतलब है रीबर्थ। ठीक है, संसारा का मतलब क्या है? रीबर्थ। अच्छा, ये हमारी ना अर्ली हिस्ट्री है, इसको भी हमारा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहीं से फिर हम आगे इंशाल्लाह अपनी हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। और सेकंड इनका जो प्रिंसिपल था, वो था कर्मा का। ठीक है, कर्मा मैंने आपको पहले भी पीछे पढ़ा दिया, अच्छे और बुरे काम। और तीसरा था मुक्ति। ठीक है, तीसरा क्या था? मुक्ति। MUKTI। मतलब कि अच्छे काम करोगे तो जब मरोगे तो आपकी रूह किसी अच्छे इंसान, मतलब इंसान में जाएगी अगली दफा। तो जैसे ही इनकी टीचिंग्स फैली ना, तो हिंदुस्तान में लोग आने लगे, और इनके जो मानने वाले थे, फिर यहाँ से जो है वो बुद्ध मत जो है वो फैलने लगा। इसमें ये मानते हैं, बुद्ध मत में ये मानते हैं कि खुदा नहीं है। ठीक है। और बुद्ध मत की टीचिंग्स की, मतलब ये पूजा करते हैं। अब इसके अंदर भी काफिर फिरके बन चुके हैं। ठीक है। अब ये नेपाल, चाइना, श्रीलंका, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये फैला हुआ है बुद्धिज्म। इन्होंने ट्रेड का तरीका अपनाया, इसीलिए बुद्ध मत जो है ना, वो ट्रेड के जरिए फैला था। अब देखा जाए तो ये दुनिया में चौथा बड़ा मजहब है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जो वर्शिप प्लेसेस है ना, उनको कहा जाता है स्तूपा और पेगोडा। अब ये जो स्तूपा थी ना, ये मोस्टली इस्टेब्लिश हुई साउथ एशिया के अंदर, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अंदर। और पेगोडा जो है ये देखा जाती है ज्यादातर बर्मा, चाइना के अंदर। यहाँ पे देखिए देखिए, स्तूपास इस किस्म की और पेगोडा इस किस्म की। ठीक है। तो ये इनकी वर्शिप प्लेसेस हैं बुद्धिज्म की। और ये माउंट जापान के अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा जाए तो इसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये स्तूपास है, पिशावर। ये देखिए, जो बुद्धिज्म है ना पाकिस्तान के अंदर मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? ये सवात के अंदर। ये बुद्धा का एक स्टैचू है, ये देखिए सवात के। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नीमोग्राम इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। अब ये जो नीमोग्राम है ना, ये भी एक स्तूपा है, ठीक है, बुद्धिज्म की ही है, तो ये KPK के अंदर है। इसी तरह तख्ते बाही है। तख्ते बाही, ये मर्दान के अंदर है, इसके बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एंशियंट बुद्धिस्ट मोनोएस्ट्री की, ठीक है, वर्शिप प्लेस है।